नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम में और मैं हूं आपके साथ हिमानी। नजर करते हैं स्पीड न्यूज पर। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए गुरुवार को कहा कि विपक्षी गठबंधन के तथाकथित संयोजक सुशासन बाबू का जोड़ा पहने कुशासन बाबू का जोड़ा लिए घूम रहे हैं। नकवी की यही टिप्पणी तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के बिहार दौरे के बाद आई, जिस दौरान उन्होंने राज्य के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात की और भाजपा मुक्त का भारत का आह्वान किया। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह बिहार के अपने समकक्ष नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ उपस्थित हुए। इस दौरान उन्होंने लोक नायिका लोक जयप्रकाश नारायण की तानाशाही के खिलाफ क्रांति का स्मरण करते हुए भाजपा के प्रभुत्व पर नकेल कसने के लिए विपक्षियों को एकजुट होने की आवश्यकता पर बल दिया। यहाँ पत्रकारों से बात करते हुए नकवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन बनाने की वाली विपक्षी पार्टियों की कोशिशों की तुलना भ्रष्टाचार की पेट पर पाप के टाके लगाने से की। मालूम हो कि जदयू जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार को आमतौर पर उसके समर्थन सुशासन बाबू के नाम से जानते हैं। नकवी ने कहा कि अमृत काल में मोदी को हटाने का विपक्ष का सपना अपनी क्षमता से अधिक काम करने का प्रयास है। जैसा अमृतकाल ईमानदार और मेहनती लोगों का त्योहार है, लेकिन उसी के साथ यह पापी और पाखंडियों का विनाश का भी वक्त है। मालूम हो कि अमृत काल एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग भाजपा सरकार अक्सर करती रहती है। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ था। इस साल अपनी आजादी के 75 साल पूरे कर रहे हैं। सरकार ने अब से लेकर 2046 के बीच समयावधि को अमृत काल का नाम दिया है। इस दौरान देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया जाएगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चौधरी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक दोनों के बीच करीब 40 मिनट से अधिक समय तक बातचीत चली। दोनों के साथ बीच आगामी नगरीय निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से चर्चा हुई। पीएम मोदी से मिलकर बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी गाजियाबाद पहुंचे। यूपी भाजपा लोकसभा चुनाव 2024 में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत दर्ज करने की योजना बनाई गई है। अमर उजाला बातचीत करते हुए पता चला है कि भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा था कि अगले लोकसभा चुनाव में पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर भगवा लहराएगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष बिखरा हुआ है, हमारे सामने उसकी कोई चुनौती नहीं है। उन्होंने अपनी कार्य योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा था कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर पहुंचना पहला काम है। पार्टी की सेवा से जुड़े कार्यों के जरिए समाज के विभिन्न वर्गों का जोड़ना है। निकाय चुनाव में 100% सीटें जीतने के बाद अगले वर्ष होने वाली विधान परिषद के स्नातक क्षेत्र और विशिक्षक क्षेत्र की कुल 5 सीट पर चुनाव होने वाले हैं। उन्होंने कहा था कि भाजपा के मुकाबले मैदान में कोई नहीं है। बसपा सुप्रीमो के पास सबको पता है कि वह कहां है। अखिलेश यादव के बारे में उनके गठबंधन के पूर्व सहयोगी की बता रही है कि वे कहां रहते हैं और उनकी राजनीति में सक्रियता कितनी है। वहीं भाजपा कार्यकर्ता हमेशा सक्रिय रहता है। मैदान में सपा बसपा और कांग्रेस कहीं नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी ने यूपी कैबिनेट से मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ जंग में देश को कारगर हथियार मिल गया है। सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए देश में पहली वैक्सीन लॉन्च की गई है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी है। केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जितेंद्र सिंह ने इस वैक्सीन का लॉन्च किया। कार्यक्रम का आयोजन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में किया गया। भाजपा के दवा महानियंत्रक ने पिछले महीने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को सर्वाइकल कैंसर रोधी स्वदेशी वैक्सीन के उत्पादक की अनुमति प्रदान की थी। एसआईआई ने इस वैक्सीन का सर्वोवेक ब्रांड का नाम तैयार किया है। नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप आई इम्यूनाइजेशन और कोविड कार्य समूह के अध्यक्ष डायन अरोड़ा ने कहा कि भारत में निर्मित वैक्सीन को लॉन्च करना एक गौरवपूर्ण अनुभव है। उन्होंने कहा कि भारत में निर्मित वैक्सीन का लॉन्च करना रोमांच से भरा हुआ है। ये वैक्सीन सभी तरह के लक्षित एचपीवी के खिलाफ बहुत ही प्रभावी पाई गई है। यह सभी डोज और
आयु समूह में बेसलाइन की तुलना में 1000 गुना ज्यादा एंटीबॉडी डिवाइस बनती है। सर्वाइकल कैंसर इस बीमारी का दूसरा ऐसा रूप है जिससे देश में 15 से 44 वर्ष आयु समूह की महिलाएं सबसे ज्यादा पीड़ित होती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उप मुख्यमंत्री मनोज सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई के छापेमारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला किया है। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने यह योजना बनाई थी, लेकिन यह फेल हो गई और उल्टा भाजपा पर ही भारी पड़ गई। केजरीवाल ने कहा कि जब से मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी हुई है, उसके बाद गुजरात में आपका 4% वोट बढ़ गया है। अगले सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया तो वोट फीसदी 6% बढ़ जाएगा। बता दें कि गुजरात में इस साल विधानसभा के चुनाव होना है। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के घर पर छापा किया। सीबीआई की टीम उनके गांव गई, बैंक लाकर चेक गई, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सिसोदिया के खिलाफ फर्जी केस दर्ज किया गया। उन्होंने इसका स्वागत किया, लेकिन मानहानि का केस दर्ज करने की धमकी नहीं दी। सीबीआई ने कहा कि उसे सिसोदिया के खिलाफ कुछ नहीं मिला, लेकिन सीबीआई पर सिसोदिया के गिरफ्तार करने का दबाव है। क्या मैं कुछ भी गलत कह रहा हूं? अगर मैं स्कूल और अस्पताल खोलना चाहता हूं तो भाजपा विधायकों को खरीदने में 20 से 60 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। यूनेस्को द्वारा दुर्गा पूजा को हेरिटेज का दर्जा देने का श्रेय लेने में ममता बनर्जी पूरी ताकत लगा रही है, जबकि इसके असली हकदार प्रेसिडेंसी कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर व शोधार्थी तप्ती गुहा ठकुराता है। ममता बनर्जी बेवजह ही श्रेय ले रही है, यह आरोप भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने लगाया। उन्होंने कहा कि तप्ती गुहा ठकुराता वर्ष 2003 से दुर्गा पूजा पर शोध कर रही थी। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से यूनेस्को से मान्यता दिलाने के लिए संपर्क किया। मान्यता लेने के लिए उन्होंने यूनेस्को का फॉर्म भरने के साथ 20 चुनिंदा तस्वीरें भी एक वीडियो मेल किया था। कलकत्ता सेंटर फॉर स्टडीज इन सोशल साइंस के निदेशक की हैसियत से उन्होंने ऐसा किया था। उनके इस प्रयास का केंद्र सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने मंजूरी दी थी, तभी उनका फॉर्म स्वीकार हुआ था। महारैली में सबसे आगे ममता बनर्जी चल रही थी। उनके साथ तृणमूल कांग्रेस के कई नेता और बंगाल सरकार के मंत्री हैं। सड़क के दोनों ओर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की चुनाव की घोषणा होने से पहले कांग्रेस ने जनता के लिए 10 गारंटी जारी कर दी है। बृहस्पतिवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के मुख्य पर्यवेक्षक भूपेश बघेल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला और प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने राज्य में कांग्रेस सरकार बनाने के लिए 10 दिन में पुरानी पेंशन बहाल करने और दिसंबर 2022 से घरेलू उपभोक्ताओं का 300 यूनिट निःशुल्क बिजली देने की घोषणा की। बघेल और शुक्ला ने वित्तीय प्रबंधन का अध्ययन करने के बाद हाईकमान के निर्देश अनुसार गारंटी कार्ड देने का बड़ा दावा खेला है। दोनों नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने सभी घोषणाएं पूरा की है। हिमाचल में भी निर्धारित समय में गारंटी लागू की जाएगी। हिमाचल का संकल्प कांग्रेस ही विकल्प नाम से गारंटी कार्ड जारी करते हुए बघेल ने बताया कि प्रदेश के 5 लाख युवाओं को रोजगार और बुजुर्गों को पेंशन की गारंटी दी जाएगी। गाय भैंस पालकों से रोजाना 10 लीटर दूध खरीदा जाएगा। जैविक खेती बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए गोबर खरीदेंगे। आज से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर माह 1500 रुपए की सुनिश्चित आय दी जाएगी। फलों की कीमत बागवान स्वयं तय करेंगे। बाजार की परेशानी दूर की जाएगी। प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों में 10-10 करोड़ रुपए का ऋण युवा स्टार्टअप के लिए दिया जाएगा। बिना किसी गारंटी और बिना ब्याज के यह ऋण दिया जाएगा। गंगा में उफान और बाढ़ के कारण वाराणसी समेत पूर्वांचल के कई जिलों में त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ के प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के दौरे पर है। गाजीपुर और चंदौली के हालात का जायजा लेने के बाद सीएम योगी वाराणसी पहुंचे। BHW हेलीपैड पर उतरने के बाद मुख्यमंत्री एनडीआरएफ के अधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकल गए। बाढ़ प्रभावित से मुलाकात करने के बाद गोयनका विद्यालय में राहत सामग्री का वितरण किया। असली घाट में नगवादी क्षेत्रों में का बोट से निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे। दर्शन पूजन के बाद फिर ललिता घाट होते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने निकल गए। उनके साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और कई विधायक भी मौजूद रहे। बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में कानून व्यवस्था और विकास परियोजना को लेकर समीक्षा बैठक की।
इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गाजीपुर और चंदौली में हेलीकॉप्टर के हवाई सर्वे किया था। इसके बाद पीड़ितों को राहत सामग्री का वितरण भी किया। उन्होंने गंगा की बाढ़ का दर्द झेल रहे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। बता दें कि गंगा में घटाव शुरू हो चुका है, लेकिन जल स्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। कांग्रेस की अनुशासन समिति के अध्यक्ष तारिक अनवर को लिखे एक मेल में वीरेंद्र वरिष्ठ ने महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान पर कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ ने अपनी चिट्ठी में कहा कि मैं आपका ध्यान कांग्रेस की पार्टी के आंतरिक चुनाव को लेकर पिछले कुछ दिनों में पृथ्वीराज चौहान के झूठे बयानों की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं राहुल गांधी के खिलाफ झूठ बोलने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की भी मांग करता हूं। गौरतलब कि चौहान ने 30 अगस्त को गुलाम नबी आजाद से मुलाकात की थी। चौहान के साथ अन्य G23 सदस्य हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा भी थे। बैठक से कुछ दिनों से पहले आजाद ने राहुल गांधी को अपरिपक्व कहकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने राहुल गांधी को परामर्श तंत्र को ध्वस्त करने के लिए जिम्मेदार भी ठहराया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बुधवार को ही कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बोलने वाली नहीं बल्कि सुनने वाली है, जहां राहुल गांधी भाषण नहीं देंगे बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को सुनेंगे। राहुल 7 सितंबर को तमिलनाडु कन्याकुमारी से कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी का उद्देश्य भाजपा के भारत बांटने के खिलाफ भारत को एकजुट करना है। उन्होंने कहा कि यह पार्टी द्वारा की गई सबसे बड़ी राजनीतिक लाभमंदी है और गांधी के पैदल मार्च शुरू करने के पीछे सामाजिक ध्रुवीकरण, आर्थिक समानता, असमानता और केंद्र के साथ शक्तियों का संकेंद्रण जैसे कारक है। रमेश ने कहा राहुल गांधी भाषण नहीं देने जा रहे हैं, वह सुनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा बोलने वाली यात्रा नहीं बल्कि एक सुनने वाली यात्रा है, जहां राहुल लोगों की उत्सुकता को सुनेंगे। कांग्रेस महासचिव ने कहा था कि भाजपा भारत तोड़ो में विश्वास करती है जबकि कांग्रेस भारत जोड़ो में विश्वास करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पूरी दूरी पैदल तय करेंगे। रमेश ने कहा कि सभी समान विचारधारा वाले लोग को गांधी के साथ पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है। कांग्रेस ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि वह राहुल गांधी के नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा को पटरी से उतारने के लिए दिन रात काम में लगे हुए हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को मीडिया से कहा कि वह जानते हैं कि मोदी के विभिन्न राजनीतिक दलों में कई मित्र हैं। वह दिन रात इस यात्रा को विफल बनाने का प्रयासरत है। भाजपा लगातार इस यात्रा की सफलता में सुनिश्चित नहीं होने देने के लिए कार्यरत है। कांग्रेस का महंगाई पर 5 अगस्त का प्रदर्शन कामयाब हुआ था, इसलिए भाजपा और मोदी घबराए हुए हैं। यात्रा से एक हफ्ते पहले गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस छोड़ो और पार्टी में ही रहो ऐसी कुछ अन्य घटनाओं को लेकर जयराम रमेश ने कहा कि लोग आएंगे और लोग जाएंगे, लोग बयान भी देंगे, लोग हम पर हमले भी कर सकते हैं, लोग गांधी पर हमले कर सकते हैं, इससे हमें पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए यात्रा जारी रहेगी। बंगाल में मवेशी और कोयला तस्करी मामलों में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की गिरफ्तारी और विपक्ष के आरोपों के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी व सरकार का बचाव करते हुए भाजपा व केंद्र पर बुधवार को जबरदस्त हमला बोला। ममता ने अमित शाह का नाम लिए बिना मवेशी और कोयला तस्करी के लिए सीधे तौर पर केंद्रीय गृह मंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसे रोकने का दायित्व केंद्र का है, यह मेरा दायित्व नहीं है। ममता ने कहा कि बीएसएफ अन्य केंद्रीय बल गृह मंत्री के अधीन है। एक बार मैंने गाड़ी आना बंद कर दिया था तो केंद्र ने कहा कि कोई भी गाड़ी रोकी नहीं जाएगी। ममता ने कहा कि अभी तो मवेशियों की तस्करी बहुत कम हो गई है, मैं तो सिर्फ 11 साल से सत्ता में हूँ, उससे पहले क्या हुआ है केंद्र व मीडिया इसकी भी खबर ले। ममता ने भाजपा पर लोगों के गुमराह होने का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ समय के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन यह हर समय के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि यह आरोप लगाया कि तस्करी के सारे पैसे दिल्ली ले जा रहे हैं और दोष हम पर बढ़ा जा रहा है। कितने दिनों तक लोगों को गलत समझाएंगे, जिनका रंग कोयला है वे ही ज्यादा कोयला करते हैं। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के पार्टी बनाने से होने वाली सियासी नुकसान के थामने की कसरत में जुड़ी कांग्रेस की शुरुआती आकलन है कि आजाद सूबे की करीब 10 विधानसभा सीटों पर सीधे कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे।
इसकी भरपाई की कोशिशों में जुटी पार्टी ने संकेत दिया है कि आजादी जैसे दिग्गजों पर अत्यधिक भरोसे से लगे झटके को देखते हुए मौजूदा हालात में जमीन से जुड़े युवा चेहरों पर दांव लगाना ज्यादा मुमकिन होगा। आजाद से लगे सदमे के बीच कांग्रेस इसको लेकर थोड़ी राहत महसूस कर रही है कि प्रदेश में पहली पंक्ति के उसके कुछ नेता भले आजाद के समर्थन में पार्टी छोड़ रहे हो, लेकिन प्रदेश इकाई का व्यापक ढांचा और कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ है। कांग्रेस मान रही है कि जम्मू और कश्मीर की सियासत में आजाद की प्रस्तावित नई पार्टी को हल्के में लेना जोखिम नहीं था लिया जा सकता है, क्योंकि जम्मू में चिनाब वैली को इलाकों विशेषकर डोडा, किश्तवाड़ और उधमपुर आदि में उनकी परंपरागत पैठ है। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच अकाल मान से मिले संकेत को देखकर पार्टी के विधायकों को लगता है कि पासा कभी भी पलट सकता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट सीएम बनाए जा सकते हैं, इसलिए वे मुख्यमंत्री का साथ छोड़कर न केवल पायलट के खेमे में जाने लगे हैं, बल्कि वे अशोक गहलोत के खिलाफ मुकर भी होने लगे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव अगले साल ही होने हैं। भाजपा ने चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी है, लेकिन कांग्रेस में आंतरिक खींचतान से पहले से ही ज्यादा बढ़ गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के खेमों में चल रही खींचतान के बीच मंत्री और विधायक अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करने लगे हैं। विधायक रघु शर्मा 1 महीने में 2 बार पायलट से मिल चुके हैं, कभी गहलोत के विश्वस्तों में शामिल रहे। खिलाड़ी लाल बैरवा ने 1 महीनों में तीसरी बार पायलट को सीएम बनाने की मांग की है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम को उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देने के लिए नकद इनाम राशि देने की घोषणा की है। अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद ने इब्राहिम के लिए एनआईए ने 25 लाख के इनाम की घोषणा की है। एनआईए ने बुधवार को कहा कि दाऊद इब्राहिम ने अपने सहयोगी के लिए डी कंपनी इब्राहिम के गिराज संबंधित जांच में हथियारों, विस्फोटकों, ड्रग्स और नकली भारतीय मुद्रा नोट की तस्करी के लिए भारत में कई एक इकाई बनाई है और पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर आतंकवादी हमले करने की भी प्लानिंग करता है। एक एजेंसी के मुताबिक एनआईए ने दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम उर्फे हाजी अनीस के लिए भी इनाम की घोषणा की है। करीबी सहयोगी जावेद पटेल उर्फे जावेद चिकना, शकील शेख उर्फे छोटा शकील और इब्राहिम मुस्ताक अब्दुल रजाक मेमन उर्फे टाइगर मेमन के लिए भी इनाम की घोषणा की गई है। अधिकारी ने कहा कि दाऊद इब्राहिम के लिए इनाम की राशि 25 लाख रुपए रखी गई है, जबकि एजेंसी ने छोटा शकील के लिए 20 लाख रुपए और अनीस चिकना और मेमन के लिए 15 लाख रुपए की घोषणा की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव ने पटना में राबड़ी देवी के आवास पर राजद प्रमुख लालू यादव और बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी से मुलाकात की। इससे पहले कि केसीआर ने विपक्षी एकता की बात पर जोर दिया, उन्होंने इसके तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात की। उन्होंने देश में जारी समस्याओं के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया और भाजपा मुक्त भारत को लेकर विपक्ष को एक हाथ आने को कहा। हालांकि संयुक्त विपक्ष के नेतृत्व और उसमें कांग्रेस की भूमिका पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। केसीआर के नीतीश कुमार को बड़े भाई कहते हुए कहा कि नीतीश जी के साथ बातचीत हुई और एक बार सहमति बनी कि किसी भी प्रकार से बीजेपी की सरकार को देश से बाहर करना है। 8 साल से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, लेकिन हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। देश के सभी लोग परेशान हैं। राव ने आरोप लगाया कि केंद्र की गलत नीतियों के कारण व्यवसायी देश से अपने पैसा निकाल रहे हैं। उन्होंने अग्निपथ योजना को लेकर भी मोदी सरकार की आलोचना की। केसीआर ने कई साल पहले अमेरिका की यात्रा के दौरान अब की बार ट्रंप सरकार कहने के लिए प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा। उन्होंने इसे राजनयिक भूल बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के नाकामियों की वजह से देश का काफी नुकसान हुआ है और जो राज्य अपने जगह पर खड़े होकर अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें करने नहीं दिया जा रहा है। क्या इसका जवाब केंद्र सरकार के पास है? मोदी जी के का खुद वादा था कि 2022 तक हर गरीब का अपना मकान होगा। क्या ये सफल हुआ है? अपने विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है कि उसके उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।